हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बोनस। जैसा कि हम क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे थे, जिसमें कल हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था। आज हमें एक्सरसाइज 1.2 के बारे में पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं कैसी है। लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो नीचे दिए गए कथन सत्य असत्य हमें बताना है कारण के सहित। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें परिमेय व अपरिमेय दोनों ही संख्याएं आती हैं। परिमेय संख्याएं भी होती हैं प्लस अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। यानी सिर्फ इतना ही नहीं कह सकते कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं में परिमेय अपरिमेय समधनात्मक पूर्णांक सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं, क्योंकि इनको बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। क्लियर? तो क्वेश्चन ने बोला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आप खुद ही बता सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है। क्या ये पॉसिबल है? यस, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर दोनों संख्याएं आती हैं, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। क्लियर? तो ये हमारा कथन कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m, क्या बोल रहा है? √m, जहां पे m क्या है? कोई भी एक प्राकृतिक संख्या है। m क्या है? कोई भी एक प्राकृतिक संख्या है। तो कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m का रूप का होता है जहां पे m एक प्राकृतिक संख्या है। ये कथन सत्य है कि असत्य है? देखो, m एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हो कि 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ... अनंत तक चलती हैं। क्लियर ना? तो हम किसी भी संख्या का अंडर रूट अगर निकालते हैं, किसी भी संख्या का अंडर रूट निकालते हैं, तो जैसे 4 है, 4 का अंडर रूट निकल के आ जाएगा 2। अंडर रूट 2 है तो 1.4, 1.4, आगे कुछ और होगा, अप्रोक्स इतना 1.4 निकलेगा। मतलब सभी नंबरों का कुछ ना कुछ वर्गमूल निकल करके आता है, जो कि हमारी संख्या रेखा पर उपस्थित होता है। ये संख्या रेखा होती है, आप जानते हो, दाएं साइड हमारे पॉजिटिव नंबर चलते हैं और बाएं साइड हमारे नेगेटिव नंबर चलते हैं। लेकिन कंडीशन एक होती है कि हम किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। कंडीशन क्या होती है कि हम किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अतः जो हमारा कथन दिया हुआ है कि √m एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये संख्या रेखा पर उपस्थित होगा सदैव, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या अगर कोई आएगी तो हम उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। यानी कि ये कथन हमारा कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब आप देखिए, अभी लिखा हुआ है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिसमें परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों ही संख्याएं आती हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। क्या ये पॉसिबल है? प्रत्येक नहीं होंगी,
क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर तो परिमेय और प्लस अपरिमेय दोनों ही आती हैं। जब वास्तविक में दोनों ही हैं, हो सकता है कोई संख्या हमने रैंडमली स्लाइड करी वो परिमेय हो, तो कंफर्म तो नहीं है कि वो अपरिमेय ही होगी, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होगी। अगर इसी का अपोजिट पूछ दे, जो हमें फर्स्ट वाले में पूछा हुआ था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, वो हमारा कथन कैसा था, सत्य था। लेकिन ये कथन असत्य होगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगी, ये असत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक के अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों ही आती हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक धनात्मक संख्या, आप जानते हो कि वास्तविक धनात्मक संख्या तो हम कोई सी भी ले सकते हैं, किसी भी संख्या का, इसमें हम कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे हमने ले लिया √4, वर्गमूल की बात करी है ना उसने, तो 4 ले लिया, 9 ले लिया, इसका वर्गमूल निकल करके कितना आएगा, √2 गुणा 2, 2 का पेयर निकलेगा तो ये बाहर आ जाएगा 2। 9 का करेंगे तो √3 गुणा 3, ये बाहर निकल के क्या आ जाएगा, 3। आप जानते हो कि ये 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, और 3 भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, यानी कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो क्या आप देख सकते हैं कि 4 कैसा है, धनात्मक पूर्णांक है, और इसका वर्गमूल जो निकल के आया, क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं है, ये कैसी है, परिमेय संख्या है। 9 हमने एक एग्जाम्पल में लिया, ये 9 भी कैसा है, हमारा धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन इसका वर्गमूल हमने निकाला तो वो कैसा आया, परिमेय संख्या आई। यानी कि क्वेश्चन कैसा है, बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे हम लिख देंगे अतः सभी धनात्मक पूर्णांकों का, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है। क्लियर? एग्जाम्पल भी हमने देके बता दिया कि इनका जो हमने 4 और 9 धनात्मक पूर्णांक लिया था, इनका जो वर्गमूल निकल के आया वो कैसा आया, परिमेय संख्या आया। और वो बोल रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, जबकि ये कैसा है, बिल्कुल गलत है। ये कथन हमारा कैसा हुआ, असत्य हुआ। क्लियर? समझ आया? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिखाना है संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना। √5 को हमें संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करना होगा। इस प्रकार के जो भी निरूपित करने के लिए आते हैं संख्या रेखा पर, ये सभी हमारे समकोण त्रिभुज के नियम से बनते हैं। समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज में आप जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपके पास जो नंबर गिवन हैं, आपको उसको ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना है जिसमें आपको लंब और आधार दोनों चीज़ें ही मिल जाएं। क्लियर? आपको
उसको ऐसे दो नंबरों में बांटना है जिसमें लंब और आधार दोनों चीज़ें मिल जाएं। बशर्ते आपको ध्यान हमेशा ये रखना है कि आप जो भी दो गुणनखंड उसके कर रहे हो नंबर के, उन दोनों में से आधार वाले नंबर को हमेशा बड़ा रखना है। यानी कि जैसे 5 है, 5 के हम टुकड़े करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो इसके टुकड़े अगर हम करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, 4 + 1, यानी कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 1 को भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। क्लियर ना? तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा √5। जैसे हम कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे तो कर्ण को हम क्या ले लेंगे, √5 का स्क्वायर ले लेंगे। लंब मैंने बोला ना, आधार को हमेशा हम बड़ा नंबर लेंगे। हमने 2 लिया और 1 लिया, जिसमें से बड़ा कौन है, 2, तो ये हम देंगे आधार को, यानी कि 1 हम किसको दे देंगे, लंब को, और 2 हम किसको दे देंगे, आधार को। क्लियर? ये करने से हमें क्या मिलेगा कि हमें लंब और आधार दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। बस हमें इस क्वेश्चन को यहीं तक करना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो चलिए अब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। क्या करना होता है कि हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं, ठीक। प्लस के सारे नंबर हैं तो माइनस में तो हमें जाना ही नहीं है, 0। हम प्लस में ही सारे नंबर लेंगे। बट आपको ध्यान क्या देना है कि जितना भी आप ले रहे हो यहाँ के इनके नंबरों का बीच का गैप, वो हमेशा सेम होना चाहिए। मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि आप इसको 1 इंच का लें, यानी कि 0, फिर 1 इंच मीजर करें स्केल से, 1, फिर 1 इंच मीजर करें स्केल से, 2, फिर 1 इंच मीजर करें, 3, फिर 1 इंच मीजर करें, 4। इनफ होंगे, आप और आगे तक ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हमें ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें स्टार्ट करना होता है 0 से। 0 से स्टार्ट करने के लिए हमारे पास आधार कितना है, 2। तो हम क्या करेंगे, 2 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पर। क्लियर? हम 0 से कहाँ पे पहुँच गए, 2 पे। अब आप जानते हो समकोण त्रिभुज में इस तरीके का होता है, तो इसको हम बोलते हैं आधार, इसको हम बोलते हैं लंब, और इसको हम बोलते हैं कर्ण। कर्ण हमेशा जहाँ पे 90 अंश बनेगा उसके सामने वाली साइड होगी। क्लियर ना? तो हमारे पास आधार 2 था, हमने आधार 2 ड्रॉ कर लिया। लंब हमारे पास कितना है, 1 है। तो लंब के लिए हम उतना ही डिस्टेंस मीज़र करेंगे जितना हमने यहाँ पे किया था। हमारी इनकी सबकी डिस्टेंस कितनी है, 1 इंच, 1 इंच की डिस्टेंस है। और यहाँ पर भी हमें 1 इंच की डिस्टेंस ही कवर करनी है। तो यहाँ पे आप स्केल से या प्रोट्रैक्टर की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे। ये हमने चांदे की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। अब आप परकाल में, कंपास में 1 इंच मीजर कर लोगे और यहाँ पर रख कर के 1 इंच का कट कर दोगे। जहाँ पर भी ये कट होगा इस पॉइंट को आप ड्रॉ कर दोगे 0 से। क्लियर? 0 से ड्रॉ करने के बाद अब क्या करना होगा, आपको यहाँ पे कंपास को रखना है, परकाल को, और यहाँ तक की डिस्टेंस मीज़र करनी है। और इस तरीके से मीज़र करके आपको ऐसे राउंड घुमा देना है कंपास का ही। क्लियर? आप परकाल से एक ऐसे आर्क लगा दोगे जो कहीं पे यहाँ नंबर लाइन पे कट होगा। जहाँ पर भी ये नंबर लाइन पे कट होता, यही आपका √5 कहलाएगा। यानी ये हमारा √5 का संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। हम इसके पॉइंट्स को
नेम से डोनेट कर देते हैं। जैसे हमने इसको ले लिया O, इसको दे दिया A, इसको दे दिया B। ये हमारा OAB एक समकोण त्रिभुज बना, और यहाँ से समकोण त्रिभुज बनाने के बाद जहाँ हमें √5 मिला, इसको हम पॉइंट दे देंगे C। ये हमारा आ गया √5, जो कि संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। क्लियरली, आई होप समझ आया होगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। हमें क्या करना था, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना था। हमने √5 को, यानी कि 5 के ऐसे दो टुकड़े करे, ऐसे दो नंबर लिए जिनका वर्ग भी हो और दोनों का योगफल 5 भी हो, जिसको हमने 5 को तोड़ा 4 और 1 में। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग। तो हमने बड़े वाले नंबर को आधार दिया, छोटे वाले नंबर को लंब दिया। फिर हमने एक संख्या रेखा ड्रॉ करी जिसमें बराबर बराबर इंटरवल की 4 पॉइंट हमने गिवन कर दिए। आप और आगे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो हमने क्या करा, आधार हमारे पास 2 था, तो हम 2 पॉइंट तक पहले डिस्टेंस कवर करा, यहाँ O से लेके A तक। फिर A पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। फिर उस पर स्केल और कंपास की हेल्प से हमने 1 इंच, जितनी डिस्टेंस यहाँ पर भी थी सबके बीच में, उतनी ही डिस्टेंस का एक कट किया, क्योंकि एक ही है। और जहाँ पर भी ये B पॉइंट पे कट हुआ, इसको हमने O से मिला दिया, और यहाँ पर O पर चांदा रख कंपास रख करके, प्रकार रख के हमने इस तरीके से कट करते हुए एक आर्क लगा दिया, जो कि पॉइंट C पर कट हुआ, और यही हमारा √5 कहलाएगा। ये हमारा √5 का संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। क्लियर। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर √10 का स्थान निरूपित कीजिए। अब हमें संख्या रेखा पर √10 को निरूपित करना है। चलिए देखते हैं। सेम पीछे के जैसा ही ये भी क्वेश्चन है। वहाँ पे √5 था और यहाँ पे √10 है। हमें उसी संख्या रेखा पर इसको भी निरूपित करना है। चलिए, अगर वो क्वेश्चन अच्छे से समझ ना आया हो तो आप 10 को लेकर भी समझ सकते हैं, देन आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए, स्टेप 1, सबसे पहले मैंने वो क्या बोला कि ये एक होता है सभी समकोण त्रिभुज के हिसाब से संख्या रेखा पर निरूपित किए जाते हैं। और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब का स्क्वायर, वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। अब हमें 10 के ऐसे टुकड़े करने होते हैं जिनके दोनों का हम वर्ग करें तो हमें 10 प्राप्त हो, उनको जोड़ने पर। जैसे 10 को हम लिख सकते हैं 9 + 1 में। किस में लिख सकते हैं? 9 + 1 में। यानी कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। क्लियर। ऐसी कर्ण हम दे देंगे 10 को ही, क्योंकि सबसे बड़ी भुजक कर्ण होती है। √10 का स्क्वायर, आधार हमने दे दिया बड़ी वाली संख्या को 3 का स्क्वायर, लंब हमने दे दिया 1 को। क्लियर ना। अभी मैंने पीछे त्रिभुज बना के बताया, ये आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। क्लियर। हमारा काम सिर्फ इतना ही होता है, हमें इस 10 के ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि हमें आधार और लंब दोनों चीज़ें मिल जाएं। अब हम क्या करेंगे, संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे और सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो हम प्लस की तरफ ही चलेंगे ओनली, लेकिन इनका सारा इंटरवल जो है वो एकदम इक्वल होना चाहिए। हम क्या करेंगे, 1-1 इंच इन सबकी डिस्टेंस लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और आगे भी ले सकते हैं। क्लियर। हमारा इतने के अंदर अंदर √10 निकल के आ जाएगा। अब क्या करना होगा, हमें आधार हमारे पास कितना है 3। सबसे पहला स्टेप, हमें आधार पे जितना दिया हुआ है उतने स्टेप तक चलना, यानी 3 गिवन है, 3 तक पहुंच गए। क्लियर। 0 से लेके 3 तक ये हमारा आधार हो गया। ये चीज़
क्लियर ना। अब लंब हमारे पास है 1। अब 3 पे हमें क्या करना होता है, सेकेंड स्टेप होता है कि 3 पे हमें बनाना है 90 अंश का कोण। ये हमने ड्रॉ कर दिया 90 अंश का कोण। आप इसको परकाल या फिर चांदा की सहायता से बना सकते हैं। 90 अंश का कोण बना दिया। अब लंब हमारे पास 1 है, तो हमने जितनी इन सब की डिस्टेंस ली थी 1-1 इंच, उतना ही हम परकाल की हेल्प से 1 इंच नाप करके एक कट करेंगे। जितना इन सब का डिस्टेंस था, 1 लिखा है तो ओनली 1, अगर यहाँ पे 2 होता तो हम इसको डबल कर देते फिर कट करते। और जैसा पीछे की जैसा ही हम इसको मिला देंगे 0 से। क्लियर। अब हमने जैसा पीछे किया था इतना ट्राइंगल ड्रॉ हो गया हमारा। ट्राइंगल ड्रॉ होने के बाद 0 पे हम रखेंगे किसको, परकाल को, और इसको स्ट्रेच करेंगे पॉइंट इस तक। हम इसको सबको पॉइंट दे देते हैं O, A एंड B। हम परकाल को O पर रख करके स्ट्रेच करेंगे B तक, और यहाँ पे स्ट्रेच करके एक इस तरीके से कट कर देंगे, आर्क कर देंगे। आर्क कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा कि ये जो आर्क है ये संख्या रेखा पर कहीं पॉइंट इस पर कट कर रही है, इसको हमने दे दिया C पॉइंट। यही C पॉइंट हमारा होगा √10। क्या होगा, √10 होगा। यानी कि इस प्रकार से आसानी से हम √10 को भी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। सेम जैसे √5 का था वैसे ही √10 का है। क्लियर, समझ आया होगा, आई होप समझ आया होगा। आपकी एक्सरसाइज होती है 1.2 फिनिश। अब नेक्स्ट कल हम एक्सरसाइज देखेंगे 1.3। और जो भी डाउट्स हो या जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दैन उसको कल फिर से समझाएंगे। हो सकता है आपको अच्छे से समझ आ जाए। और बाकी और मोर वीडियोस के लिए आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों को भी बताइए जो लोग घर पे पढ़ना चाहते हैं या अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो छुट्टियों में घर पे आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं या कुछ नया सीख सकते हैं। थैंक यू।